तो देखिए सबसे पहला हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसका मानक रूप देखिए ये किस रूप का होता है। तो भाई साहब एक चीज़ तो क्लियर है, बात हो रहा है द्विघात यानी कि दो घात का होना चाहिए। तो इसका मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, जहाँ a ≠ 0 तथा a, b एवं c वास्तविक संख्या है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा कि ये ax² + bx + c = 0 के रूप का होगा, जहाँ a जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए और a b c जो होगा वास्तविक संख्या होगा। हम इस बात को पहले देखते हैं, ये है क्या। अगर यदि भाई साहब अगर यदि a 0 के बराबर हो गया तो 0 × x² क्या हो जाएगा 0, यानी कि x² वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि घात 2 रहेगा नहीं। अब द्विघात समीकरण है तो घात 2 रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, नहीं तो बिना दो घात के द्विघात समीकरण का चर्चा ही नहीं हो सकता है। अब देखिए वास्तव में क्या है, वास्तव में द्विघात बहुपद जो है यदि कोई द्विघात बहुपद px है और px = 0 अर्थात ax² + bx + c = 0 ही क्या है, द्विघात समीकरण है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि द्विघात बहुपद जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x² + bx + c, और उसको 0 के बराबर कंपैरिजन करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण। एग्जांपल देखिए आप 3x² + 5x + 7 = 0। तो अब देखिए फ्रेंड्स, द्विघात समीकरण को लेकर के बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो पहला देखिए क्या है कि बेबीलोन वासियों ने सर्वप्रथम द्विघात समीकरण को हल किया था, ऐसा मान्यता है। तो बेबीलोन का सभ्यता था, वहाँ पे द्विघात समीकरण का यूज किया गया था, ऐसा मान्यता है। दूसरा मान्यता ये है कि यूनानी गणितज्ञों जो थे, यूनान जो है उसका अभी जो वर्तमान नाम है ग्रीस, ठीक ना। यूनानी गणितज्ञ ने लंबाइयाँ ज्ञात करने की एक ज्यामितीय विधि विकसित की, जिसको हम वर्तमान शब्दावली में द्विघात समीकरण का हल कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि द्विघात समीकरण को हल करने का श्रेय बहुधा भारतीय यानी कि इंडियन मैथमेटिशियन, भारतीय गणितज्ञों को जाता है। अब अगला पॉइंट देखिए, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे द्विघातीय सूत्र के नाम से जाना जाता है, जो पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करने पर प्राप्त हुआ। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि द्विघात श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है और वो किस तरह से प्राप्त हुआ, हम उसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट करें, अन्यथा नाम भी करें, क्योंकि इससे एग्जाम में ये वाला टॉपिक एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बस यह आपके जानकारी के लिए था। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए कुछ बोलना चाहूँगा कि देखिए क्या है कि ज़िंदगी में हर वस्तु का अपना कुछ न कुछ वजूद रहता है, और यह आप पर निर्भर है कि आप अपना वजूद कैसा चाहते हैं। तो होता क्या है कि अपने हिसाब से जियो, लोगों की सोच का क्या, अपने हिसाब से जियो, लोगों की सोच का क्या, वो तो कंडीशन के हिसाब से बदलते रहता है, वो तो कंडीशन के हिसाब से बदलते रहता है। अगर चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंक देते हैं, अगर चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंक देते हैं, लेकिन देसी घी में मक्खी गिरे तो मक्खी को फेंक देते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हम आगे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आपको यह चेक करना है प्रश्न को देख कर कि ये द्विघात समीकरण के रूप के है या नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x - 3। ठीक है, तो सबसे पहले भाई साहब आप ये चीज़ देखो, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी क्या है आपका, ये वास्तविक संख्या है। ये क्या है, वास्तविक संख्या। तो आपको क्या करना है कि आप इसको देखो, आपको इसको सॉल्व करना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से देखो भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका स्क्वायर हुआ एक्स स्क्वायर, b का मान कितना है यहाँ पे 2, तो प्लस 4 माइनस 2ab, यानी कि 2 गुना x गुना 2, तो 2 गुना 4x यानी कि माइनस 4x हुआ, प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। अब आप क्या करोगे, जितना भी मान दाहिने तरफ होगा उसको सारे वैल्यू को बाएं तरफ लेके आना है आपको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये प्लस 2x है भाई, इधर क्या हो जाएगा माइनस 2x, ये 4 1 5 हो गया और ये माइनस 3 इधर क्या हो जाएगा प्लस 3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से ये द्विघात समीकरण के रूप का है या नहीं है, ये बिल्कुल द्विघात समीकरण के रूप का है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप a का मान 0 के बराबर नहीं है, ये भी बात सही है, और bx वाला टर्म भी और c वाला टर्म भी है। स्पष्टतः यह द्विघात समीकरण के ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 के रूप का है। तो अब देखिए, आपको अगर ये चेक करना द्विघात समीकरण है या नहीं, तो जो सॉल्व करके आएगा सबसे पहले ये देखिएगा पावर 2 वाला टर्म है कि नहीं है। अगर यदि है तो समझ जाइए वो होगा, और यदि पावर 2 वाला टर्म नहीं रहता तो वो नहीं होता। तो इस प्रकार से हम लोग चेक करते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसको आप नोट कर लें, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न को देखिए, आप इसको क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x और इधर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और 3x, ये प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1, ठीक है, बराबर 0। इसको जब घटाइएगा तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। और इसलिए ये द्विघात समीकरण का रूप का है। जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 के रूप का है। तो अब भाई साहब आपको मैंने क्या बोला था, आप पावर 2 वाला टर्म देखिए, वो है मिल गया, x वाला भी टर्म है और c वाला टर्म भी, और x वाला टर्म नहीं भी रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको नोट कर लेंगे। हम बढ़ते आगे। अब आपको इसको चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब मल्टीप्लाई x इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स गुना एक तो हो जाएगा x प्लस 8। अब यहाँ से इस दोनों टर्म को देखिए, तो ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ये दोनों टर्म तो कट जाएगा, तो x माइनस ये माइनस साइड आगे क्या हो जाएगा प्लस 4 बराबर 0, इसलिए x प्लस 12 बराबर 0। तो भाई साहब आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, a 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि पावर 2 वाला जो टर्म है चरराशि x का स्क्वायर, उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। तो और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं। अब जब भाई एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं तो द्विघात तो होगा ही नहीं। अब समीकरण है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये रैखिक समीकरण एक घात वाला, ठीक है। स्पष्टता x प्लस 2 बराबर 0 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है। तो ये बहुत ही आसान था, इसको नोट कर लें। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखिए सबसे पहले a प्लस बी का क्यूब होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8, अब 3a स्क्वायर भी कीजिएगा तो a स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर इंटू 2, तो 6x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4। अब एक्स क्यूब वाला टर्म तो कट गया आपका,
सॉरी यहाँ पे 12x होगा, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 और ये हो जाएगा प्लस 4, इसलिए 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0। तो ये जो है द्विघात समीकरण के रूप का है। यहाँ से कम आप ये भी कर सकते हैं, इसको आप कॉमन ले लो, यहाँ पे दोनों तरफ क्या करो 6 से भाग दे दो, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्पष्टता यह द्विघात समीकरण के रूप का है। तो फाइनली किस तरह से आपको द्विघात समीकरण को चेक करना है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, बहुत आसान था, इसको नोट कर लें हम। तो अब फाइनली हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्नावली है, प्रश्नावली 4.1। तो हमारा थ्योरी वाला पार्ट क्लियर हो गया, हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आप वीडियो में बने रहें। आप इतना समझ लीजिए कि आप यहाँ पे आपका टाइम 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं होगा, आप यहाँ से एक बहुत बड़ा नॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल, आप देखिए पहले क्वेश्चन को, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें से आपको भी यही चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x। अब इसको सॉल्व करो, 2x माइनस 6। अब यहाँ से 1, ये 2x इधर आके माइनस 2x और माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा भाई साहब प्लस 6। तो यहाँ से क्या हुआ, ये 2x 2x कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखो आप, एक बारीक सा कन्फ्यूजन जो आपके साथ हो सकता था वो क्या हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 है। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, और ए बी सी क्या होगा, वो वास्तविक संख्या होगा, बिलोंग्स टू आर। तो अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा, ये ए क्या है, ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी किसका गुणांक है, एक्स का, और सी कोई अचर पद है। ठीक है, ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, और बी जो है एक्स का गुणांक है, और सी कोई अचर पद है। तो भाई साहब यहाँ पे ए का मान कितना है, 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के सामने 1 है, और नहीं दिख रहा है तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, वाह 1 लिखते नहीं हैं हम। बी जो होगा भाई आपका, वो क्या होगा, एक्स का गुणांक। यहाँ पे एक्स वाला टर्म है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी 0 है, और सी क्या है, कोई अचर पद यानी कोई संख्या होगा, तो वो कितना है, 7। ठीक है, अब इस टर्म को देखिए, सबसे पहले ए का मान तो 0 नहीं होना चाहिए, तो ए का मान 0 नहीं है, और बी जो है वो वास्तविक संख्या होना चाहिए था, तो ये वास्तविक संख्या है, और सी कोई संख्या होना चाहिए, अचर पद वो है। तो इसका मतलब कुल मिला के क्या हुआ कि यह, तो इससे तो स्पष्ट हो गया कि यह द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। तो ठीक है, तो आपका जो भी कन्फ्यूज़न रहा होगा, इसके बाद से आपको आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, हम बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसको सॉल्व करना आपको। ये टर्म दिया हुआ है कि क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये देखिए प्लस 2x इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस 2x, और ये माइनस से इधर आकर के प्लस से, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। स्पष्टता आपको लास्ट लाइन यही लिखना है, स्पष्टता एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 के रूप का है, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस से बराबर 0 क्या है, द्विघात समीकरण। ठीक है, नोट कर लें इसको। इस समीकरण को देखिए आपको सॉल्व करना है, तो x से मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर, 1 से गुना करें तो x, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 2x, फिर माइनस 2 इंटू 1 तो माइनस 2। तो इसको देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x, फिर माइनस 1 से गुना कीजिए दोनों में तो माइनस x माइनस 3। अब यहाँ से देखो भाई, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस x माइनस 2, और यहाँ से देखो 2x माइनस 3,
अब सारे टर्म को इस तरफ लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो आपके पास बचा क्या, माइनस 3x और प्लस 1 बराबर 0। आप इस भी प्लस में बनाना चाहते हैं तो दोनों तरफ माइनस से गुना कर दीजिए, क्या हुआ 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो भाई साहब 3x माइनस 1 इज इक्वल टू जो 0 है, तो क्या यहाँ पे a का यानी कि एक्स स्क्वायर का a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणा, और यहाँ पे ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं यानी कि 0 है, तो 0 गुना एक्स स्क्वायर तब ना 0 होगा, यानी कि वो टर्म है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, a बराबर 0। तो यहाँ पे a द्विघात समीकरण में क्या होता है कि a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जब a का मान 0 के बराबर हो गया तो इसका मतलब साफ स्पष्ट है कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं, क्योंकि घात 2 वाला टर्म है ही नहीं। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। इसको सॉल्व करते हैं, गुना करें, बहुत इजी आपके लिए। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6x माइनस 3, इससे गुना करो दोनों में, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5x माइनस 3। अब भाई क्या करना है, LHS में जो भी वैल्यू इसको RHS में जो भी वैल्यू है उसको LHS में ला लो आप। अब इसको सॉल्व कर लो, 0। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म है, एक्स वाला भी टर्म है, ये सी वाला भी टर्म, यानी एक्स का ये जो है यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 के रूप का है। ठीक है, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब इसमें से हम कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। ये सबसे पहले ये वाला जो टर्म है ये a प्लस बी के होल क्यूब का टर्म है, तो ये क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर जिस बच्चे को प्रॉब्लम है हम देख लीजिए यहाँ पे एक बार, ताकि आपको याद आ जाएगा। ये x का क्यूब फिर b 2 का क्यूब फिर 3a का स्क्वायर, तो b का मान कितना है 2, फिर 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए एक्स क्यूब 2 का क्यूब कितना हुआ 8, 3 दूना 6x स्क्वायर। अब भाई साहब ये 4 हुआ, तो 4 या 12 गुना एक्स, तो 12x हो गया। तो ये वाला टर्म हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो प्लस 12x। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है इसको आपको, 2x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2x क्यूब होगा। अब यहाँ से क्या हुआ भाई साहब, आप इसको अरेंज कर लो और LHS में जो भी टर्म इधर लेके आ जाते हैं, माइनस 2x इधर आके क्या हो जाएगा भाई साहब प्लस 2x। तो यहाँ से क्या सब्सट्रैक्ट करोगे आप, तो 6x स्क्वायर 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगर यदि आपको देखने में सही नहीं लग रहा है कि ये टर्म माइनस में आ गया, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो भाई, द्विघात समीकरण होने के लिए हाईएस्ट पावर 2 रहना चाहिए। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना 3 है, तो सीधा लिख दीजिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो नोट कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो 8 नंबर का, उसको आप अपने से सॉल्व करेंगे। हम अब आते हैं, इसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, कथन पर आधारित प्रश्न। तो आप स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे द्विघात समीकरण का, उस पर चर्चा करेंगे, आप इसको नोट कर लें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, तो इसमें सीधा कहा गया कि कुछ कंडीशंस दिए गए हुए हैं, आपको उस कंडीशन के बेस पे इक्वेशन बनाना है, समीकरण बनाना है। तो देखिए हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट द्विघात समीकरण ना दे करके एक कथन दिया हुआ है,
और आपको उस कथन को अच्छे से पढ़ के समझ के आपको एक समीकरण बनाना है, ठीक है। तो अब देखिए भाई साहब, तो एक आयताकार क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम आयताकार क्षेत्र देखते हैं। तो आयताकार क्षेत्र जब भी होगा उसमें दो चीज़ होगा, लेंथ और ब्रेथ, यानी कि लंबाई होगा और चौड़ाई होगा। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए, लंबाई होता क्या है, दो बिंदु के बीच की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, लंबाई होगा। तो आयत में क्या होता है, लंबाई दो तरह का हुआ, एक लंबाई है एक ही चीज़ लेकिन नाम अलग अलग दे दिया, एक नाम दे दिया गया है लंबाई और एक का नाम दे दिया गया है चौड़ाई। तो सामान्यतः होता क्या है कि लंबाई जो होता है वो बड़े वाले हिस्से को बोलते हैं और चौड़ाई जो होता है हम छोटे वाले हिस्से को बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल इसका अंदर वाला भाग हुआ, ठीक है, क्षेत्रफल जो है इसका अंदर वाला भाग है, ठीक है। आपको यही समझना है कि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें क्या है कि क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो सबसे पहले आप ये बात सोचो कि आयत में लंबाई और चौड़ाई है, दोनों में छोटा वाला हिस्सा कौन सा होता है, सोचिए, लंबाई बड़ा वाला हिस्सा होता है और छोटा वाला हिस्सा का क्या होता है, चौड़ाई, ठीक है। तो आप चौड़ाई बराबर हम मानते हैं, माना कि चौड़ाई बराबर x, वो मीटर में दिया हुआ है, ठीक ना, तो x मीटर। अब लंबाई देखो आप, एक जो यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन क्या है कि क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने, चौड़ाई का दुगुना यानी कि दो गुना करेंगे तो x में 2x, दुगुने से एक अधिक है, तो अधिक होने का मतलब क्या हो, बढ़ेगा +1, ठीक है। पुनः अब आपको समीकरण तैयार करना है। तो चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या है, 528, रोको, चलो स्टार्ट करो, कर दिया। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये आपको समझना, समझदार तो आप हो ही, तो लंबाई लिख दिए इंटू चौड़ाई, चौड़ाई कितना भाई आपका x बराबर 528, आप इसको गुना कर दो, x से तो 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528। अब इसका समीकरण बना लो, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0, ठीक है। तो इस तरह से आपको द्विघात समीकरण बनाना था। इस स्टेटमेंट का ये हुआ, तो नोट कर लें। हम उम्मीद करने का आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, उसका गुणनफल 306। तो भाई साहब पूर्णांक देखो, अब ऐसे 3 है तो 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या होगा 5, 6, 7, इस तरह से। तो बात बोल रहा है क्रमागत, क्रमागत मीन्स हुआ क्रम जोड़ आगत। क्या हुआ, क्रम जोड़ आगत। और क्रम जोड़ आगत का मतलब हुआ कि क्रम से आया हुआ, क्या, क्रम से आया हुआ। तो भाई जब 3 है तो 3 के बाद क्या आएगा आपका 4 आएगा, और 4 के बाद क्या आएगा 5, और 5 के ठीक बाद क्या आएगा 6, यानी कि 1 बढ़ रहा है। क्या, कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो 1 बढ़ रहा है। तो भाई आप क्या करो, माना कि पहला पूर्णांक बराबर x और दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा x + 1। अब बात कर रहा है गुणनफल का, तो भाई जब गुणनफल का बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। x × x + 1 बराबर 306, तो गुना कर दो, x² + x बराबर 306, इसलिए x² + x, ये प्लस 306 इधर आके हो जाएगा -306 बराबर 0। तो यहाँ से द्विघात समीकरण किस तरह से बनेगा आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से अभी सिर्फ द्विघात समीकरण आपको बनाना है, नेक्स्ट चैप्टर में आपको इक्वेशन सॉल्व करना होगा, इसको नोट कर लें। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, रोहन है और उसकी माँ है। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात
360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है। आपको इस प्रश्न में भी द्विघात समीकरण को लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रोहन और रोहन की माँ के बारे में। तो अब एक बात बताओ, एक माँ है और एक बच्चा है, ठीक है, तो किसका उम्र ज़्यादा होगा? तो ये हर कंडीशन में सत्य होगा कि माँ का उम्र बच्चे की उम्र से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो अब ऐसा है, तो रोहन का उम्र मान लीजिए x, माना कि रोहन का उम्र बराबर x वर्ष और रोहन की माँ का उम्र क्या हो जाएगा भाई साहब? तो 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 वर्ष। अब देखिए 3 वर्ष पश्चात, अच्छा पश्चात मतलब क्या होता है बंधु? बाद। 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद रोहन का उम्र, तो रोहन अभी मान लीजिए 5 वर्ष का है, तो 3 साल के बाद रोहन का उम्र कितना हो जाएगा? बढ़ेगा घटेगा? स्वाभाविक है, उम्र बढ़ेगा, 8 वर्ष का हो जाएगा। अभी रोहन x वर्ष का था, तो 3 वर्ष बाद रोहन कितना वर्ष का हो जाएगा? x प्लस 3। अब रोहन की माँ पर चर्चा करते हैं। रोहन की माँ का उम्र, तो अब देखिए रोहन की माँ, अब रोहन की माँ मान लो बहुत बनठन के रहती है। रोहन की माँ बहुत बनठन के रहती है, वो ऐसा कि मेकअप करके अपना उम्र तक छिपा लेती है। तो क्या 3 वर्ष के बाद उनका उम्र वही रहेगा? उम्र तो बढ़ेगा भाई। तो रोहन की माँ का उम्र x प्लस 26 है, तो उसमें 3 वर्ष ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा? x प्लस 29 वर्ष, ठीक है। तो अब तो 3 वर्ष पश्चात जो है उनके उम्र का गुणनफल, उनके उम्र का गुणनफल जो है भाई साहब वो कितना है? 360। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 32x प्लस 87 बराबर 360। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो x² प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। इसलिए x² प्लस 32x माइनस घटा लो इसमें 3 273 बराबर 0। तो इस तरह से यहाँ से द्विघात समीकरण बना, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं। पहले आप देखिए ध्यान से। एक रेलगाड़ी है, 480 किलोमीटर की दूरी समांचल से तय करती है और इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है, तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। तो इसी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने। तो अब इसको पहले छोड़ दो वहीं पे। मान लो कि आपको 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी। कितना? 120 किलोमीटर। आपको हम दिए बाइक, आपको क्या दिया हम? बाइक। और बाइक क्या किया, आप चलाए इसको 60 किलोमीटर के स्पीड से। कितना स्पीड से? 60 किलोमीटर की स्पीड से। तो 120 किलोमीटर तय करने में कितना टाइम लीजिए? आप बिना रुके बाइक चला रहे, कितने के स्पीड से? 60 किलोमीटर के स्पीड से। तो आप टाइम लिए 2 घंटा। कितना टाइम लिए? 2 घंटा। अब दूसरे को क्या किए हम? साइकिल दिए। क्या दिए? ओ भाई साहब गजब साइकिल बन रहा है। साइकिल दिए और साइकिल से चलना शुरू किया और साइकिल का स्पीड है 30 किलोमीटर पर घंटा। तो इसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर घंटा। तो ये कितना टाइम लेगा? ऑब्वियस सा बात है, 1 घंटा में चला 30 किलोमीटर, तो 4 घंटा में चलेगा 120 किलोमीटर। तो ई टाइम लिया 4 घंटा। तो इस बात से जो कॉन्सेप्ट निकल के आती है उसको पहले आप समझिए। अगर यदि कोई दूरी है, दूरी कांस्टेंट है और स्पीड अगर दी ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा और स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। क्या? अगर यदि कोई दूरी निश्चित है और स्पीड कम रहा और तो क्या होगा? टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दूरी कितना है? 480 किलोमीटर, ठीक है। समय जो होगा 480/x आवर, ठीक है। अब जब समय चाल घटाने पर जब चाल घटाएंगे तो भाई इस तो समय क्या होगा?
480 बटा एक्स माइनस 8। अच्छा ऐसे भी देखो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो यहाँ से देखो दूरी 480 है और समय जो है वो समय कैसे निकालेंगे, स्पीड जो इसका चाल जो है वो है x किलोमीटर पर आवर। तो समय हो गया 480 बटा एक्स आवर, और यहाँ पे चाल घटाने पर तो कितना घटा रहे हैं, 8 घटाना तो x माइनस 8, तो समय कितना हो गया 480 बटा एक्स माइनस 8। अब प्रश्न से कोमा, अब क्या है कि डिफरेंस जो हो रहा है दोनों स्पीड में टाइम का, वो 3 घंटा का हो रहा है। तो अब आप हमको एक बात बताओ, दोनों में से ज़्यादा टाइम किस में लगेगा, जिसमें स्पीड कम है। तो स्पीड कम किस में, इसमें x का स्पीड है, इसमें x से कम का स्पीड है, यानी कि इससे कम का स्पीड इसका है। तो ऑब्वियस सा बात है ज़्यादा टाइम ये लेगा। तो इसका जो अंतर है वो 3 घंटा का, 480 बटा एक्स माइनस 8 माइनस 480 बटा एक्स बराबर 3 घंटा का अंतर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से आप क्या करोगे, अब यहाँ से ले लो आप कॉमन क्या लोगे 480। तो इससे बेनिफिट क्या हो जाएगा, 1 बटा एक्स माइनस 8 बटा 1 बटा एक्स बराबर 3। ठीक है, अब उस तरफ हम मिटा रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, x माइनस 8 इंटू एक्स, तो x माइनस 8 माइनस एक्स, सॉरी x माइनस एक्स माइनस 8। अब देखो भाई साहब, यहाँ से 480 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 8 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। ये x कैंसिल आउट हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन कर दो, 480 गुना 8 तो 4 38, उससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x। इसको मल्टीप्लाई कर दी इससे, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये प्लस 3840 रहा है तो माइनस 3840 बराबर 0। अगर भी आप चाहो तो इसमें डिवाइड दे सकते हो, 3 से भाग दो दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 8 0 बराबर 0। तो इस तरह से ये द्विघात समीकरण का रूप बना। तो यह चैप्टर यहाँ से फिनिश हो गया। तो यहाँ तक आप अपना कीमती समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।